check. Check, check. So I think I'm audible and visible. Let's start. Okay, let's start with the revision class. A very good afternoon to all of you all. So हमारे 2 दिन सक्सेसफुली रिविजन लेक्चर्स के कंप्लीट हो चुके हैं. टुडे इज द 3rd डे ऑफ आवर सीए फाउंडेशन लॉ रिविजन एंड येस्टरडे वी हैड जस्ट स्टार्टेड विद द चैप्टर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. यूनिट 1 हो चुका था, 2 भी हो चुका था, कल 3 भी हो गया था और यूनिट 4 जो है उसकी जस्ट शुरुआत हुई थी. सो वी आर कंटिन्यूइंग विथ यूनिट नंबर 4 जो बात करता है परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. यू ऑल नो द रूल्स ऑफ द क्लास. यू विल हैव टू सिट स्ट्रेट लाइक गुड चिल्ड्रन, योर आईज एंड ईयर्स ओपन. योर ओनली अटेंशन शुड बी द रिविजन ऑफ लॉ. along with that, please keep your books in front of your eyes. Mark those provisions which you all are not able to answer या जो भी आपने आंसर दिए है वो गलत है. ओके और प्लीज सबने रिविजन प्रोसेस में इन्वॉल्व रहना है. एज यू ऑल नो दिस रिविजन एंड नॉट फॉर मी. वेरी गुड, वंडरफुल. So chart number 1.11 was done yesterday. We are on chart number 1.12. Time and place for performance of promise. 1 is time. तो अगर हमने कोई टाइम डिमांड किया है उसी समय पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपने परफॉर्मेंस देना है. अगर कोई भी टाइम डिसाइड नहीं हुआ है, परफॉर्मेंस शैल बी गिवन एट अ रीजनेबल टाइम. अलोंग विद दैट प्लेस. प्लेस की भी वही चीज है. अगर हमने स्पेसिफिकली कोई प्लेस के बारे में बताया है कि हम वहीं पे परफॉर्मेंस चाहते हैं, जैसे किसी फॉर एग्जांपल ये वाला एसी खराब हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है इसको रिपेयर करने के लिए बंदा जो है वो ऑफिस में ही आएगा, मतलब इसी क्लासरूम में आएगा. सो व्हाट इज the place that you have to say. But अगर आपने कोई place के बारे में नहीं बताया है, according to the facts and circumstances of every case, you have to decide कि कौन सा आपके contract के केस में reasonable place रहेगा for performance. तो अगर ये AC खराब हुआ है तो क्या इस AC रिपेयरिंग बंदे को इसी क्लासरूम में आना पड़ेगा? तब ना घर
सही जगह रहेगी, ना ऑफिस सही जगह रहेगी. ये क्लासरूम वुड बी द प्लेस वेयर ही हैज टू कम एंड परफॉर्म हिज प्रॉमिस. हाँ, तो अगर आपने कोई टाइम मेंशन किया है उस टाइम पे परफॉर्मेंस होगा. अगर टाइम मेंशन नहीं है, रीजनेबल टाइम. अगर कोई प्लेस मेंशन की है तो उस प्लेस पे परफॉर्मेंस होगा. अगर कोई प्लेस मेंशन नहीं है तो रीजनेबल प्लेस पे, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ एवरी केस, परफॉर्मेंस हैज टू बी अटेम्प्टेड. यस और नो गाइस? परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस. सबसे पहली बात तो, whenever there is a contract of reciprocal promises, first promises have to be performed simultaneously. मैंने 10 रुपए दिए, उन्होंने चिप्स का पैकेट दे दिया. साइमल्टेनियसली आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो परफॉर्म किया जाता है. बट नाउ इफ योर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली स्पेसिफाइज एन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, तो यू विल परफॉर्म अकॉर्डिंगली. देन यू विल परफॉर्म अकॉर्डिंगली. पहले मूवी टिकट बुक होती है, फिर आपको मूवी देखने मिलती है. मूवी देखने के बाद आप पेमेंट नहीं करते हो. सो द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली वांट्स टू बाय द टिकट फर्स्ट एंड देन वॉच द मूवी. बट कभी कभार आपके कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि ये परफॉर्म करने के बाद ही दूसरा पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा. लाइक आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. जब कभी भी आप कोई बैंक के पास लोन लेने जाते हैं, मैं मुथूट फाइनेंस के पास चली गई और मैंने अपनी गोल्ड ज्वेलरी उनके पास प्लेज की. मैंने अपनी ज्वेलरी प्लेज करने के बाद मेरे को लोन मिलेगा. पहले पैसे मिलते हैं और फिर सिक्योरिटी दी जाती है, ऐसा कल्चर नहीं होता है. सो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ऐसा है दैट एवरीवन नोज. It's a custom in this particular, contract that first security will be given, only after which loan will be provided. First, security will be given, only after which loan will be provided. Yes or no, guys? Yes. आपने अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है to perform an impossible act, I will give you 5 lakh rupees if you make this dead person alive. क्या होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट? Void ab initio. But sometimes initially when you enter the contract, such contracts can be performed that time, but subsequently performance becomes impossible. Sometimes subsequently performance becomes impossible. अब ऐसे समय पे अंकुश, check. Check. Okay, now it's clear. ठीक है. So what I was saying was, sometimes it may happen okay. So yes, sometimes it may happen that the performance becomes impossible subsequently. जिस समय पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया, उस समय से द कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिगार्डेड एज void. Initially the contract was valid, now it has become void. Yes or no guys? तो ये तो हमने यूनिट 1 में देखा था. यहां पे वापस रिपीट हो रहा है बिकॉज दिस इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ परफॉर्मेंस. दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट को तो स्टार्टिंग से परफॉर्म करना इंपॉसिबल होता है. वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ab initio.
बट कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जब बनाए जाते हैं तब उनको परफॉर्म करना पॉसिबल होता है, बट सब्सिक्वेंटली उनको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है. सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. जिस समय पे परफॉर्मेंस करना इम्पॉसिबल हो गया उस समय पे दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिगार्डेड एज void. उस समय से वो void होता है. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं एज void कॉन्ट्रैक्ट्स. क्या कहते हैं? कभी कभार इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस के रूप में, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था डेड पर्सन अलाइव, समटाइम्स इट मे ऑल्सो हैपन दैट द लॉ हैज चेंज्ड. जब आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था दैट टाइम वी कुड डील इन टबैको. लेटर ऑन महाराष्ट्र सरकार ने टबैको को मैन्युफैक्चर करने और सेल करने पे बैन ला लिया. हाँ, तो जिस दिन हमारा टबैको में डील करना बैन हो गया उस दिन से हमारा बिजनेस अनलॉफुल हो गया. उस दिन से नाउ वी विल नॉट बी एबल टू फुलफिल द प्रायर कमिटमेंट्स. उस दिन से जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो एग्जीक्यूट किए थे बट परफॉर्म करना बचा हुआ था, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाएंगे वॉइड. क्या बन जाएंगे? वॉइड. वेरी गुड. एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डेट, जिसको कहते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट. सेम डेटर और क्रेडिटर है, मल्टीपल डेट्स है जो अलग अलग टाइम पे लिए गए हैं. सेम ही डेटर है, सेम ही क्रेडिटर है, और इस क्रेडिटर ने इस डेटर को न जाने कितनी बार पैसे दिए हैं और अलग अलग समय पे दिए हुए हैं. कुछ कुछ डेट्स तो ऐसे भी हो गए जिसको हम कह सकते हैं, हो सकता है सपोज टाइम बार्ड हो चुके हैं. अब अचानक से हमारे इस क्रेडिटर ने पेमेंट दिया. उस समय पे सवाल ये उठता है, ये जो पेमेंट क्रेडिटर ने दिया है दिस विल बी अप्रोप्रिएटेड टू विच डेट? अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिशन ऑफ द क्रेडिटर. जो पैसा देता है वो डिसाइड करता है कि ये पैसा जो उसने दिया है वो कौन से डेट के लिए. सपोज क्रेडिटर ने कुछ भी नहीं कहा, ही केप्ट हिज माउथ शट, he just gave the payment, then the debtor can make the appropriation according to his choice. ना क्रेडिटर ने कुछ कहा ना डेटर ने कुछ किया, तो पहला डेट जो ड्यू था उसी का पेमेंट मांगा जाएगा, मतलब उसी का पेमेंट का अप्रोप्रिएशन किया जाएगा. दिस इज सेक्शन नंबर 59, 60 एंड 61. आगे ये तो बहुत इजी है और इंपॉर्टेंट भी है. क्या आप लोग मुझे बता सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय नोवेशन? Entering into a new contract in substitution of the old contract. वापस से बोलो तो, entering into a new contract in substitution of a old contract. हाँ, नोवेशन दो टाइप से हो सकता है. पार्टीज आर द सेम बट टर्म्स हैव चेंज्ड. टर्म्स आर द सेम बट पार्टीज हैव चेंज्ड. यहां पे जो टर्म्स चेंज होते हैं, देयर इज अ मेजर चेंज इन द टर्म्स. देयर इज अ मेजर चेंज इन द टर्म्स. और यहां पे पार्टीज चेंज हुई है, टर्म्स सेम है, बट ये जो पार्टीज चेंज हुई ना उसमें से वन ऑफ द पार्टीज इज द सेम, सिर्फ दूसरी पार्टी चेंज हुई है. उसी को क्या कहते हैं? नोवेशन. वापस आप लोग मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय नोवेशन? बोलो. एंटरिंग इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज नोन एज नोवेशन. वेरी गुड फुहीरा. ओके, नोवेशन जब कभी भी होता है, क्या पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है? आपको पुराना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. अब नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म किया जाएगा. व्हाट डू यू मीन बाय रिसेशन? मीन्स टू रिसाइन. टू रिसाइन मीन्स टू टेक बैक. जो कॉन्ट्रैक्ट आपने एंटर किया था उसी को आपने कैंसिल कर दिया है. इसके बदले में आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर रहे हो. इसके बदले में आप कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर, सो बेसिकली पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है. हाँ या ना? व्हाट डू यू मीन बाय अल्ट्रेशन? हाँ, चेंज. बट चेंज इन व्हाट?
terms, and this change in terms is a very minor change in the terms. The parties are the same, but the terms have changed, and this change in the terms is a very minor change. याद कीजिए वो मैंने आपको दुकान का एग्जाम्पल दिया था जो आपने रेंट पे लिया था, हाँ या ना? तो यहाँ पे मैंने नोवेशन के लिए भी वही एग्जाम्पल लिया था और अल्ट्रेशन के लिए भी मैंने आपको वही एग्जाम्पल लिया था. जैसे कि अर्लियर रेंट वॉज 20,000 रुपीज, नाउ वी इंक्रीज इट टू 22,000. छोटा सा चेंज हुआ है. दिस इज नोन एज एन अल्ट्रेशन. पहले भी वही पार्टीज थी, अभी भी वही पार्टीज है. यस और नो गाइस? एंड द लास्ट टॉपिक talks about discharge of a contract. कब कब आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है? कब कब आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है? वेरी गुड मानसवी एंड मनीषा, वंडरफुल. देखो सबसे पहली बात तो योर कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. योर कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय, जिसको जो करना था वो उसने प्रॉमिस कर लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा बाय परफॉर्मेंस. सेकेंड पॉइंट इज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट. जहां म्यूचुअली पार्टीज ने पहले कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, अब म्यूचुअली वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर रहे हैं. नेक्स्ट, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. ऐसी कोई घटना हुई जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं, जिसकी वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं है. सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया. याद कीजिए वो घर को, लॉ चेंज हो गया, पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था और शांत हो गया, तो अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं. कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा. लैप्स ऑफ टाइम. आप लोग जानते हो कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसके लिए कुछ समय दिया जाता है. जैसे कि आपको अगर किसी से पैसा लेना है, जैसे ही डेट ड्यू होता है उसके 3 सालों में आपको पैसे लेने हैं. 3 सालों में अगर आपने पैसे नहीं लिए ना, तो फिर क्या हो जाएगा? टाइम बार डेट. अब आप चाहकर भी उससे पैसा रिकवर नहीं कर सकते. समटाइम्स बाय डेथ और इंसॉल्वेंसी, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, द कॉन्ट्रैक्ट विल ऑटोमेटिकली कम टू एन एंड. पार्टी ने ब्रीच किया है, अब उसको तो परफॉर्म करना ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिस्टेंस में रख के कुछ मतलब है क्या? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा. ऑफ कोर्स यू कैन स्यू द अदर पार्टी एंड क्लेम द डैमेजेस, वो अगला पहलू है. बट अब आप उम्मीद मत कीजिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने वाला है. उम्मीद छोड़ दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो चुका है. प्रॉमिस ही वेव कर दे रहा है आपका परफॉर्मेंस. कह रहा है तूने परफॉर्मेंस नहीं दिया तो भी चलेगा. पार्शियल वेव भी हो सकता है, फुल वेवर भी हो सकता है. जैसे कि मेरी क्लास की फीस सपोज ₹5,000 है, फाउंडेशन लॉ. मैं किसी बच्चे को कह रही हूं कि ठीक है तूने 5,000 नहीं दिए, 3,000 दिए तो भी चलेगा, तो 2,000 के लिए उसका परफॉर्मेंस मैंने वेव कर दिया है. किसी बच्चे को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया एडमिशन, सर का बर्थडे था तो 100 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए. अब ऐसे केस में यहां पे मैंने उससे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट ही नहीं किया है. कहा है तू प्रोडक्ट ले ले, बस अच्छे से पढ़ाई करके एग्जामिनेशन दे दे. यू नीड नॉट गिव दैट ₹5,000. फुल वेवर ऑफ हिज परफॉर्मेंस. हाँ, आपने परफॉर्मेंस के लिए रीजनेबल फैसिलिटीज ही नहीं दी. ये बंदा बार बार एसी रिपेयर करने के लिए आ रहा है. मैं सुबह कह रही हूँ 7 बजे क्लास है, शाम को 6 बजे कह रही हूँ क्लास है, दोपहर में क्लास है, तो वो बंदा आएगा तो कब आएगा? I am not giving him facilities to repair the AC. इसमें गलती उसकी नहीं, गलती मेरी है. हाँ या ना? And over and above that, I will not be able to sue him for non-performance because he attempted giving the performance. Yes or no, guys? And merger of rights. कभी कभार ऐसा होता है इंफीरियर राइट्स सुपीरियर राइट्स के साथ मर्ज हो जाती है, तब भी आपको इंफीरियर कॉन्ट्रैक्ट जो था उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं. ये क्लासरूम रेंट पे था, मैंने उसको परचेज कर लिया, तो क्या मैं खुद को रेंट दूंगी? नहीं ना. तो वो जो इंफीरियर कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा.
यस और नो गाइस? चलो परफॉर्मेंस के मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ फटाफट, एकदम ऐसे रैपिड फायर टाइप्स, आपको मुझे जवाब देना है, फिर हम लोग बढ़ेंगे टू यूनिट नंबर 5, ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। जो प्रॉमिस दे रहा है उसको क्या कहते हैं? जिसको प्रॉमिस दी जा रही है। हु परफॉर्म्स अ कॉन्ट्रैक्ट? प्रॉमिसर के डेथ के केस में। हाँ, और अगर पर्सनल नेचर का है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। अलोंग विद दैट कभी कभार क्या एजेंट या एम्प्लॉय भी कर सकता है? क्या थर्ड पार्टी भी परफॉर्मेंस दे सकता है? एक से ज्यादा प्रॉमिसर होते तो क्या कहते हैं? जॉइंट प्रॉमिसर्स। उनकी लायबिलिटी कैसी होती है? और कितने प्रोपोर्शन में पैसे देंगे? इक्वल प्रोपोर्शन में पैसे देंगे। परफॉर्मेंस दो टाइप का होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्म। जिसको जो करना है उसने कर लिया, उसको क्या कहते हैं? हम परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हैं बट दूसरा पार्टी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अच्छा, अगर जॉइंट प्रोमिसर्स में किसी एक की डेथ हो गई तो क्या होगा? सबकी डेथ हो गई, इसको क्या कहते हैं? डेवल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज। सक्सेशन और असाइनमेंट सेम है या अलग अलग? कहां पे राइट्स और ड्यूटीज दोनों ट्रांसफर होते हैं? सिर्फ राइट्स। अच्छा, कौन से समय पे परफॉर्मेंस देना चाहिए? जो समय पे आपने परफॉर्मेंस डिमांड किया है, कुछ नहीं कहा है तो रीजनेबल। कहां पे परफॉर्मेंस देना चाहिए? जहां पे हमने परफॉर्मेंस डिमांड किया है, और अगर कोई भी जगह नहीं मांगी गई है तो रीजनेबल। नोवेशन का क्या मतलब होता है? एंटरिंग इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे क्या पार्टी सेम हो सकती है बट टर्म्स चेंज हो सकते हैं? टर्म सेम हो सकते हैं, क्या पार्टी चेंज हो सकते हैं? रिसेशन में क्या नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है बट क्या पुराना डिस्चार्ज हो जाता है? अल्ट्रेशन में क्या होता है? माइनर चेंज इन द क्या पार्टीज चेंज होती है? द पार्टीज रिमेन टू बी द सेम। क्या डिस्चार्ज हो सकता है? बाय परफॉर्मेंस, बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, बाय डेथ इंसॉल्वेंसी, बाय लिमिटेशन मतलब टाइम खत्म हो गया, अरे हाँ या ना, बाय ब्रीच, और इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। वेरी गुड। क्या हुआ? दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? ऊपर नीचे किधर? अच्छा ठीक है, वो लैग हो गया, स्टॉप हो गया लेक्चर मेरा। नेट चले गया है शायद। हेमंत, क्या हुआ? नेट गया मेरे हिसाब से। क्या हुआ? हो गया चालू? वॉइस प्रॉब्लम थी। ऑल क्लियर नाउ? अब क्लियर हुआ? चल, फटने लगी थी क्या? मेरे को ऐसा लग रहा है इस बैटरी का प्रॉब्लम है।
check. Okay. Let's start with unit number 5 relating to breach of a contract. Everything is clear now. Virtual students, please concentrate. ईशा प्लीज संभालो अपने आप को. Okay. What do you mean by a breach? What do you mean by a breach of a contract? Failure of a party to perform the contract is known as a breach. Breach के दो टाइप्स होते हैं, एक्चुअल ब्रीच, एंटिसिपेट. एक पापा चार्ट हमने नोटबुक में बनाया था. सबसे पहली बात तो एंटिसिपेटरी ब्रीच देखते हैं. एंटिसिपेटरी ब्रीच, व्हाट डू यू मीन बाय एन एंटिसिपेटरी ब्रीच? बोलो. परफॉर्मेंस की डेट के पहले आपने परफॉर्मेंस देने से मना कर दिया, उसी को कहते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच. अब जब कभी भी एंटिसिपेटरी ब्रीच होता है, आपके पास दो ऑप्शंस है. ट्रीट एंटिसिपेटरी ब्रीच एज एक्चुअल ब्रीच. अगर आपने एंटिसिपेटरी ब्रीच को एक्चुअल ब्रीच माना है, ऑन एन इमीडिएट बेसिस यू कैन sue the other party. On an immediate basis you can sue the other party and claim the damages. या तो आपके पास और एक ऑप्शन है, एंड दैट इज, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? Check. क्लियर है? खुशबू खान स्पैम कर रही है. चलो ठीक है. ठीक है चलो. सो यस, वापस से बताइए, ब्रीच के दो टाइप्स होते हैं, कौन से? तो एंटिसिपेटरी ब्रीच वो ब्रीच होता है जहां पे आप परफॉर्मेंस के पहले ही आप प्रॉमिस देने से मना कर देते हो, परफॉर्म करने से मना कर देते हो. एंटिसिपेटरी ब्रीच को आप एक्चुअल ब्रीच ट्रीट कर सकते हो, and on an immediate basis you can sue the other party and claim the damages. But you have one more option. You can wait for the actual date of performance. You can wait for the actual date of performance. If you're waiting for the actual date of performance, उस केस में my dear friends दो चीजें हो सकती है. On the date of performance, actual day of performance, the other party performs the contract, you will be obliged to make the payment. But ऐसा भी हो सकता है वो पार्टी सुधरी नहीं अभी तक और एक्चुअल डेट पे भी उसने ब्रीच किया है, तो अब वो एक्चुअल ब्रीच ही हो जाएगा. You will sue the other party and claim the damage. But now, in the meantime, if you wait for the actual date of performance,
और ऐसी कोई घटना हो गई जिसकी वजह से अब परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? और अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है तो उस केस में नाउ यू विल नॉट इवन बी एबल टू क्लेम द डैमेजेस। यस और नो गाइस? यस। एक्चुअल ब्रीच जो है इट कैन ईदर हैपन एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। तो या तो आपने पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही परफॉर्म करने से मना कर दिया, या तो ऐसा भी तो हो सकता है आपने पार्शियली परफॉर्म किया और परफॉर्म करते 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 अब आपने कह दिया बाकी का परफॉर्मेंस मैं आपको नहीं दूंगा। जैसे आपने 100 kgs ऑफ व्हीट मंगाया, 60 kgs उसने डिलीवर किया, बाकी के 40 kgs डिलीवर करने से मना कर दिया। दिस विल ऑल्सो बी रिगार्डेड एज एन एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कभी भी ब्रीच होता है यू हैव सर्टेन रेमेडीज, आपके पास कुछ रेमेडीज अवेलेबल होती है। वन, यू कैन फाइल अ केस एंड क्लेम द डैमेजेस एंड यू हैव सम अदर रेमेडीज ऑल्सो ऑफ कोर्स। पहला पार्ट देखते हैं, आप क्या कर सकते हो? आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करोगे, दूसरी पार्टी को स्यू करोगे और आप डैमेजेस क्लेम करोगे। यही डैमेजेस के कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहला इज ऑर्डिनरी डैमेजेस। क्या है बोलो तो? ऑर्डिनरी डैमेजेस में आप क्या करते हो? एक्चुअली जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको लॉसेस सफर होते हैं वही डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हो। स्पेशल डैमेजेस में क्या होता है? आप ऑर्डिनरी डैमेजेस तो क्लेम कर ही सकते हो, बट ओवर एंड अबव दैट if you had made the other party aware about the special circumstances, अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करने की वजह से आपको और नुकसान हुआ है तो वो पैसा भी आप रिकवर कर सकते हो। विंडिक्टिव डैमेजेस दो ही केस में दिए जा सकते हैं। रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक, आपके बैंक में सफिशिएंट फंड्स है फिर भी आपके बैंकर ने आपका इशूड चेक डिसऑनर कर दिया कहते हुए आपके बैंक में सफिशिएंट फंड्स नहीं है। यहां पे तो आपकी गुडविल का लॉस हो रहा है। इनफैक्ट जितना कम अमाउंट का चेक उतना ज्यादा गुडविल का लॉस। कल जाके मैं 500 रुपए का आपको चेक देती हूं जो डिसऑनर हो जाता है फॉर इनसफिशिएंट फंड्स। इनसफिशिएंट फंड्स मतलब बैंक में 500 रुपए भी नहीं है, सोचो कितनी गरीब हूं मैं। जितना चेक का अमाउंट कम उतना गुडविल लॉस ज्यादा एंड यू विल बी एबल टू क्लेम दीज विंडिक्टिव डैमेजेस। और एक केस में विंडिक्टिव डैमेजेस, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू गेट मैरिड। किसी से आपने शादी करने का वादा किया बट ये वादा निभाया नहीं, जो वादा किया है उसको आपने निभाया नहीं, तो ऐसे केस में आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई है। जितनी ज्यादा फीलिंग्स हर्ट हुई है उतने ज्यादा आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। सो विंडिक्टिव डैमेजेस, विंडिक्टिव कहाँ है ओम? विंडिक्टिव डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड ओनली इन 2 केसेस। कौन से बोला था? wrongful dishonor of check, breach of promise to get married। नॉमिनल डैमेजेस में एक्चुअली आपने लॉसेस तो काफी कम सफर किया है बट नाउ यू स्टिल वांट टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट द अदर पार्टी। ओके, दिस इज नोन एज अ नॉमिनल डैमेज। डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले, कभी कभार ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा समय लग गया, ज्यादा कंपेयर टू द नॉर्मल समय, जिसके वजह से हो सकता है कभी कभार कुछ पेरिशेबल गुड्स का डैमेज हो गया। उस केस में व्हाट कैन हैपन इज यू कैन क्लेम दीज डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन बिकॉज ऑफ डिले। नेक्स्ट, प्री फिक्स्ड डैमेजेस। इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी फिक्स किया जाता है कि कल जाके अगर किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया
तो फिर आप ये डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। या तो ये लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं या तो हो सकता है बाय वे ऑफ अ पेनल्टी। लिक्विडेटेड डैमेजेस में आप एक रीजनेबल एस्टिमेट निकालते हो कि कल जाके अगर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती तो कितना नुकसान हो सकता है, उसके हिसाब से वो अमाउंट ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स होता है। पेनाल्टी इज सम अनाप शनाप नंबर जो आप लिख देते हो, जो अनरीजनेबल होता है, ताकि दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने से ही डर जाए। क्योंकि अगर कल जाके उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर लिया तो इतना हाई अमाउंट ऑफ पेनाल्टी देना पड़ेगा, उस डर के मारे वो कभी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं करेगी। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, कल जाके अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच हो भी जाता है एंड द अदर पार्टी फाइल्स अ केस अगेंस्ट यू, आपको जितना कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टी का अमाउंट लिखा है उतना देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट फाइनली डैमेजेस में उतना ही अमाउंट आपको देने लगाएगा जितना रीजनेबल होता है, हाँ या ना? But it will not be in excess of the amount that you stated as penalty in your contract. Yes or no, guys? Can you all tell me the 6 types of damages? Bolo. Nominal damages, damages for deterioration caused by prefix damages के दो बच्चे बताओ, लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल। वापस से एक आवाज में चाहती हूं आप लोग सब बताओ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डैमेजेस? बोलो, ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेज, विंडिक्टिव डैमेजेस, डैमेज डिटोरिएशन कॉज ड्यू टू डिले, प्रीफिक्स डैमेज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल। ब्रीच के 2 टाइप बताओ, एंटिसिपेटरी ब्रीच, एक्चुअल। कौन सा ब्रीच हुआ है परफॉर्मेंस के पहले ही? एट और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, एक्चुअल ब्रीच। अब देखो, स्यू करके आप डैमेजेस तो ले सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सर्टेन अदर रेमेडीज ऑल्सो इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 1, यू कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। तो अब आपको भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। Suit upon quantum merit, इसको कहते हैं as much as is earned, as much as इसका क्या मतलब होता है? जितना आपने परफॉर्म किया है उतना आप पैसा क्लेम कर सकते हो, बट वो भी डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है, कॉन्ट्रैक्ट इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल नॉट नॉन डिविजिबल, है ना? अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है तो बहुत इजी है, जितना आपने परफॉर्म किया है उतना पैसा डिमांड करो, जितना आपने परफॉर्म नहीं किया है उतना आप पैसा डिमांड नहीं कर सकते। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट इनडिविजिबल है, यू विल नॉट बी एबल टू क्लेम दैट अमाउंट इफ देयर वाज अ ब्रीच बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट। यस और नो गाइस? व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? समटाइम्स डैमेजेस इज नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी। हम चाहते हैं कि हमें डैमेजेस नहीं मिले, हम तो यही चाहते हैं कि आप आपका जो प्रॉमिस है वो पूरा कर लो। सो व्हेन डैमेजेस आर नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी, वी कैन गो फॉर अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। वी कैन टेल द अदर पार्टी कि तुम डैमेजेस मत दो, बट जो तुमने वादा किया था ना उसको आप पूरा करो, वो हमारी चाहत है। हम भी आपके अगेंस्ट केस नहीं फाइल करना चाहते हो, क्यों अननेसेसरी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना है? उसके बदले आप क्या करो, आपने जो वादा किया है उसी को पूरा करो। बट अगर पार्टी मानती नहीं है तो यू कैन फाइल अ केस फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। फिर कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा अब उसको वो करना ही पड़ेगा जो उसने, जिस चीज का उसने वादा किया है। सो वी डोंट वांट डैमेजेस, बट कोर्ट will tell that party that you perform your promise. This is known as specific performance. What do you mean by injunction? तो अगर किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कुछ चीज करने से मना किया है और वो चीज वो करते हैं, then you can go for an injunction order. कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा now we will stop that party from doing that thing
which he had agreed he will not do. अरे हाँ है ना? So this is all, नहीं, breach का अभी भी और एक हो गया ना? This is all about breach of contract. वापस से मैं सवाल पूछ रही हूँ, मेरे को फटाफट जवाब दो. breach of contract अगला यूनिट शुरू करने के पहले, क्योंकि आज हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन कंप्लीट करना है. फ्रॉम मंडे we will be starting with the sale of goods act. Also my dear friends, from Monday foundation law revision will be conducted at 2:30. What time? 2:30. And morning 10 o'clock will be your economics का revision. 10 बजे economics का revision, 2:30 बजे will be law का revision. ठीक है? So there is a slight change in the time. Please make a note about the same. Sunday is a holiday for economic revision also and law revision also. In fact, today there is no economics revision also. So economics का revision directly Monday 10 बजे और law का revision directly Monday 2:30 बजे. अरे हाँ या ना? Very good. चलो. Thank you. अच्छा बताओ मुझे, what do you mean by a breach? Failure of a party to perform the contract is known as a breach. breach के दो types बताओ. An actual breach. breach के केस में क्या आप damages के लिए केस फाइल कर सकते हो? damages के 6 types बताओ. ordinary damages, special damages, nominal damages, damages for deterioration caused by delay. प्रीफिक्स डैमेजेस के 2 टाइप्स है. कौन से? लिक्विडेटेड एंड ऑर्डिनरी डैमेजेस. मतलब वो डैमेजेस होते हैं विच आर एक्चुअली सफर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. स्पेशल डैमेजेस में द अदर पार्टी इज अवेयर अबाउट द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस. उसके वजह से जो नुकसान हुआ है उसके भी आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो. विंडिक्टिव डैमेजेस 2 ही केस में दिए जाते हैं. wrongful dishonor of check and breach of promise to marry. नॉमिनल डैमेजेस में आपने एक्चुअली बहुत कम अमाउंट का नुकसान सफ़र किया है, बट आपका इंटेंशन वो डैमेजेस क्लेम करना नहीं है, दूसरी पार्टी को सबक सिखाना है, ये बताना है कि उसने जो किया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है. कभी कभार हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा समय लग जाए जिसके वजह से कुछ डिटोरिएट हो जाते हैं, तो ये डिटोरिएशन का नुकसान आप ले सकते हो. और जो डैमेजेस कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं उनको कहते हैं एज प्री फिक्स्ड डैमेजेस. डैमेजेस क्लेम करना हमेशा सही नहीं होता है. सो समटाइम्स यू कैन ऑल्सो रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, go for specific performance, quantum merit, or you can go for an injunction. So this is all about unit number 5. अब हमारा लास्ट यूनिट है जिसमें 2 ही हिस्से हैं, कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट्स. आ जाइए. What do you mean by contingent contracts? The contract, the performance of which is dependent upon the happening or not happening of a future uncertain event is known as a contingent contract. Yes or no guys? So आपका जो collateral event है वो अनसर्टेन है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो होगा या नहीं होगा उसके हिसाब से हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है. बोथ द पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ द मेन कॉन्ट्रैक्ट. सो बेसिकली अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अ वेगर. यहां पे मैं चाहती हूं कि जो शिप में चावल आ रहे हैं वो मुझे मिले, हाँ या ना, बट चावल आप बेचोगे या नहीं विल बी डिपेंडेंट अपॉन शिप आएगी या नहीं आएगी. बट कल बारिश आती है या नहीं आती उस पर अगर हम बेट करते हैं
बारिश से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ वो बेटिंग अमाउंट से लेना देना है. सो इसीलिए वेगर वर्ड अब इनिशियो है. बट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, so contingent contracts are contracts जिनका performance is dependent upon the happening or non-happening of a future uncertain event. Yes or no guys? अगला point देखो, event का happening, event का non-happening, time is specified, time is not specified, time is specified, time is not. याद कीजिए A, B, A1, A2, B1, B2, हाँ या ना. सो डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंडेंट है या नॉन हैपनिंग टाइम है या नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट या तो एनफोर्सेबल होगा या तो एनफोर्सेबल नहीं होगा. यस और नो गाइस? पक्का? Quasi contracts are not even contracts which are actually entered by the parties. They are created by operation of law. No person should enrich himself at the loss of some other person. उसी के प्रिंसिपल के बेसिस पे हमने कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया है. लॉ क्रिएट्स सर्टेन ऑब्लिगेशंस अपॉन यू. ऑब्लिगेशंस मतलब जिम्मेदारी. लॉ क्रिएट्स सर्टेन obligations on you and of course yes, अगर कानून ने आपके ऊपर कुछ obligations डाले हैं, कानून आपको कुछ rights भी देता है. अरे हाँ या ना? So such contracts are known as quasi contracts. They are imposed by law. जरूर लॉ ने आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी डाली है, बट जिम्मेदारी के साथ साथ आपको कुछ अधिकार भी दिए हैं. नो वन शुड एनरिच हिमसेल्फ एट द लॉस ऑफ अनदर. सो बेसिकली कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी. ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी. कुछ 5 केसेस है, 5 केसेस विच आर केसेस ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स. कुछ 5 केसेस है विच आर केसेस ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स. सबसे पहले ये 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू पर्सन्स इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. इफ अ पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और उसको हमने कुछ नेसेसरीज सप्लाई किए हैं, से कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का हो गया, ओके, और हमने उसके लिए कुछ खर्चा किया है, उसको खाने पीने का, मेडिकल खर्चा. थोड़े समय बाद से 2 सालों बाद वो इंसान साउंड माइंड का हो गया. जो भी खर्चा हमने उसके बिहाफ पे किया है, वो खर्चा लीगली हम उससे रिकवर कर सकते हैं. देखो मॉरली करेंगे या नहीं करेंगे वो अलग बात है, बट लीगली हम ये खर्चा उससे रिकवर कर सकते हैं. कुछ तो आवाज आ रही है क्या? ऐसे लग रहा है मुझे एसी में से. Okay, but such a person who is incapable of contracting is never personally liable. He is never personally liable. आप सिर्फ पैसा उससे रिकवर कर सकते हो, बट ये पैसा आप लोगे उसके एस्टेट से. ये कब की बात कर रही हूं? अगर आपने कुछ नेसेसरीज का खर्चा उठाया है in favor of a person who is incapable of entering into contracts. Next, payment by an interested person. A person who makes a payment
on behalf of someone else because he is interested in the payment. Okay, so basically लॉ के हिसाब से किसी और को पेमेंट देना था, बट आप इंटरेस्टेड थे उस एसेट में, इसलिए आपने पैसे दे दिए. बट आपने जो पैसे दिए अपने लिए दिए या उस बंदे के लिए दिए? तो लॉ विल क्रिएट एन ऑब्लिगेशन अपॉन दैट पर्सन कि उसको ये पैसा आपको रिटर्न करना पड़ेगा, और आपकी राइट आ जाती है कि आप उससे ये पैसे रिकवर कर सकते हो. जैसे कि सपोज दिस क्लासरूम इज ऑन रेंट और इसके कुछ म्यूनिसिपल टैक्सेस देना पेंडिंग है. नोटिस आ गई, अब हम इस क्लासरूम को यूज कर रहे हैं, तो नोटिस हमें डिलीवर हुई और पता चला कि अगर हमने म्यूनिसिपल टैक्सेस नहीं दिए तो ये क्लासरूम सील हो जाएगी. अब ओनर को क्या फर्क पड़ता है, क्लासेस तो हमारी चल रही है. सो वी आर द इंटरेस्टेड पर्सन. बाय लॉ दैट ओनर हैड टू पे द अमाउंट, बट वी मेड द पेमेंट ऑन हिज बिहाफ. लॉ उसके ऊपर ऑब्लिगेशन डालेगा कि उसको हमें ये खर्चे की भरपाई देनी पड़ेगी, और हमारे ऊपर एक राइट आ जाएगा कि हम उससे ये पैसा रिकवर कर सकते हैं. मैंने और उसने डिसाइड नहीं किया था कि मैं पैसा दूंगी, बट बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड आई मेड द पेमेंट and now a quasi contract is created and I will be able to get the amount from him and he will be liable to make the payment to me. Obligation of a person enjoying benefits of a non-gratuitous act. इसका क्या मतलब होता है? किसी पर्सन ने कोई एक्ट की है with the intention of getting something in return. मतलब एक्ट नॉन ग्रेचुटस था, एक्ट नॉन ग्रेचुटस था, तो उस केस में माय डियर फ्रेंड्स आपको उसे ये पेमेंट देना ही पड़ेगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स. कल जाके आप प्रेस्टीज पॉइंट से निकल गए और आपको किसी का वॉलेट मिला, तो क्या ये वॉलेट और पैसे आपके हो गए? आपकी जिम्मेदारी होती है ये वॉलेट इस रियल ओनर तक पहुंचाने की. हाँ, ऑफ कोर्स यस, रियल ओनर को ढूंढने के लिए आपको जितना भी खर्चा लगा है वो खर्चा आप अपने पास रख सकते हो, बट यू कैन नॉट कीप द गुड्स विथ यू. यू आर जस्ट लाइक अ बेली. You do not become the owner of the goods. You do not become the owner of the goods. Along with that, my dear friends, अगर goods perishable in nature है, they are losing a greater quantity, और goods की वैल्यू का 2/3 से ज़्यादा आपने खर्चा ही उठा दिया है ट्रू ओनर को फाइंड करने के लिए, तो आप goods को बेच सकते हो. सरप्लस रखोगे, ट्रू ओनर बाद में आया तो आप उसको सरप्लस लौटा दोगे. अरे हाँ है ना. सपोज आप कोई मॉल में गए हो शॉपिंग करने के लिए और आपको किसी का वॉलेट मिला, और आपने वो वॉलेट को ना मॉल के मैनेजर के पास दे दिया और कहा मॉल के मैनेजर को कोई अगर ढूंढता हुआ आता है तो वो वॉलेट उसको दे देना, आइडेंटिटी पूछने के बाद. फिर आपने दिन भर शॉपिंग वॉपिंग सब कर लिया, सब हो गया. घर जाते जाते आपने मैनेजर को पूछा कि क्या वो ट्रू ओनर आया, उसने कहा नहीं, और अब आप वॉलेट वापस डिमांड कर रहे हो. क्या वो मॉल के मैनेजर को आपको वॉलेट देना पड़ेगा? यस. देखो, आप एक बेली बन जाते हो इस वॉलेट के. कोई भी आपसे ये वॉलेट नहीं डिमांड कर सकता है. सो बेसिकली जब तक ट्रू ओनर नहीं मिलता है, यू आर लाइक दैट ऑफ अ ट्रू ओनर. नॉट द ट्रू ओनर, बट यू आर लाइक दैट ऑफ अ ट्रू ओनर. और आप किसी को भी वो वॉलेट के साथ कुछ गलत करने, मतलब पैसा रखना या इस्तेमाल कर देना, वो करने से आप रोक सकते हो. कोई आपका मुंह बंद नहीं कर पाएगा बिकॉज यू आर लाइक दैट ऑफ एन ओनर. ठीक है, और आप वो मैनेजर से वो वॉलेट वापस से ले सकते हो. एंड एनी पेमेंट दैट यू मेक बाय मिस्टेक और अंडर अ कोअर्शन, यू कैन डिमांड द मनी बैक. कोअर्शन में, अनड्यू इन्फ्लुएंस में तो, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में तो वैसे भी जो भी आपने पैसा दिया है आपको मिल ही जाता है. बट अगर गलती से आपने किसी को कुछ ज़्यादा पैसा दे दिया
तो उस केस में माय डियर फ्रेंड्स आप वो पैसे डिमांड बैक कर सकते हो। कौसी ऑब्लिगेशन है, कौसी कॉन्ट्रैक्ट है ये, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है वो पैसे देने की, और आपके पास राइट है जो भी गलती से मिस्टेक हो कि आपने ज़्यादा पैसा दे दिया है वो पैसा वापस लेने की। हाँ या ना? चलो लेट मी आस्क यू क्वेश्चंस एंड देन आई एम डन फॉर टुडे, वी आर डन फॉर टुडे। चलो बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? बोलो। कैसे कैसे कैसे? अ कॉन्ट्रैक्ट जिसका परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट अपॉन द और ऑफ अ, फिल इन द ब्लैंक्स आने वाली एग्जामिनेशन में। साथ साथ में अब आप मुझे ये बताओ, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है? क्या कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेगर होता है? मतलब क्या वो एनफोर्स किया जा सकता है? क्या पार्टीज परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड है? अरे है या नहीं है? कौसी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या पार्टीज क्रिएट करती है लॉ? क्या ये क्रिएट होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस, दैट नो पर्सन शैल एनरिच हिमसेल्फ एट द लॉस ऑफ अनदर। कौसी कॉन्ट्रैक्ट्स 5 केसेस में होता है। 1, if you supply necessaries for to an incapacitated person, payment is made by an interested person, you have enjoyed the benefits of a non gratuitous act। जैसे कि शर्मा आंटी है, वर्मा आंटी है, शॉपकीपर को, ग्रोसर को सामान शर्मा जी को देना था, दे दिया गलती से वर्मा जी को। वर्मा आंटी को भी वो सामान स्टॉक करना था, रख लिया अपने पास, कुछ कुछ यूज भी कर लिया। क्या ये मुफ्त का सामान है? उसने जो ये नॉन ग्रेचुइटस एक्ट के बेनिफिट उठाए हैं उसका पेमेंट उनको देना पड़ेगा। अरे हाँ है ना? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स क्या ओनर बन जाता है? क्या उसकी जिम्मेदारी हो जाती है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ टू फाइंड द ट्रू ओनर एंड रिटर्न द गुड्स? और कोई भी पैसा अगर आपको किसी से गलती से मिलता है, आपकी जिम्मेदारी हो जाती है वो एक्स्ट्रा पैसा उसको रिटर्न करने की। हाँ है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए। Thank you all so much for being so patient. I'm happy that you all are taking part in the revision process. और ये रिविजन से आपको जरूर एग्जामिनेशन में फायदा होगा। So make the most of it. See you on Monday at 2:30. Okay.